बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्रोमोसोम एंड डीएनए। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये सेकंड ईयर बायो में इंतहाई इंटरेस्टिंग और इंतहाई क्या है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस चैप्टर से मिलेंगे। तो ये चैप्टर पूरा क्रोमोसोम और डीएनए के बारे में है। क्रोमोसोम और डीएनए के बारे, इसलिए इनका नाम क्या है, क्रोमोसोम एंड डीएनए। अच्छा, तो आज इनमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्रोमोसोम के बारे में होगा। यानी क्रोमोसोम इतना आसान चीज़ नहीं है। क्रोमोसोम के बारे में अगर आप लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन उठाना चाहोगे, यानी अगर आप लोग ये जानना चाहो तो क्रोमोसोम के बारे में हमें सब कुछ पता चले, तो क्रोमोसोम के इन चीज़ों, सारे बुनियादी चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने इस सारी चीज़ों को कवर करना होगा। जैसा कि क्रोमोसोम को वर्ड्स के, इनके डिफिनीशन को, डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर इन पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम, शेप ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, केमिकल कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। ये सारे छोटे छोटे वही बुनियादी टॉपिक है जिसको सीख कर आप लोग कंप्लीट क्रोमोसोम के बारे में क्या मालूमात ले सकते हैं। तो क्रोमोसोम कहाँ पर पाया जाता है हम सब जानते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये मैं बात करूँ कि एक ह्यूमन है, अगर मैं ह्यूमन की बात कर लूँ ऑर्गेनिज्म में से, तो हम सब जानते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल मिलकर बना हुआ होता है इनके बॉडी। तो सेल के अंदर क्रोमोसोम न्यूक्लियस में, यहाँ पर आप लोगों को न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर रेड कलर के आप लोगों को जो थ्रेड लाइक जो है ना, दागे शक्ल के जो दिखाई दे रहे हैं, ये रेड कलर के ये क्रोमोसोम होते हैं। अगर मैं इसको बड़ा दिखाना चाहूँ इस तरह, आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये एक न्यूक्लियस है ओवरऑल। इस सेल से मैंने न्यूक्लियस उठाया, तो यहाँ पर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा कि एक धागा होता है, ये असल में क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है, क्या करता है, इसका डिस्कवर किसने किया था, इनका स्ट्रक्चर पार्ट्स किस तरह होते हैं, इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होता है, ये सारी चीज़ हम लोग वन बाई वन देखेंगे। तब जाके हम लोग क्रोमोसोम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि जो क्रोमोसोम होता है, जो क्रोमा का माने होता है कलर्ड, और सोमा मीन बॉडी। क्रोम मीन कलर्ड, सोमा मीन बॉडी, यानी कलर बॉडी, एक कलर बॉडी होता है। इनका डिफिनेशन किस तरह होगा, क्रोमोसोम आर thick thread like structure that appear in nucleus during cell division। यानी ये क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक जैसा कि धागा होता है थ्रेड, उसकी तरह एक स्ट्रक्चर है तीका, एक तीन मोटे धागे की तरह एक इनका स्ट्रक्चर होता है, साथ होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को अपीयर होगा। ये जाहिर होता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर आप लोग इनको इस तरह नहीं देख सकते वाजह। तब आप लोग देख सकते हैं इनको न्यूक्लियस के अंदर जब सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन के दौरान आप लोग इनको न्यूक्लियस के अंदर देख सकते हैं जब सेल डिवीजन होगा। यानी इसलिए ड्यूरिंग सेल डिवीजन के बगैर ये न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे होते क्योंकि वो इर्रेगुलर होते हैं, इस तरह अरेंज शक्ल में नहीं होते। लेकिन सेल डिवीजन के दौरान वो आपस में क्या हो जाता है, काफ़ी अपने आप को अरेंज कर लेता है क्रोमोसोम एक स्पेसिफिक थ्रेड की शक्ल में, धागे की शक्ल में। तब जाके जब सेल डिवीजन होगा उस दौरान हमें ये अपीयर होते हैं, नमदार होते हैं। तो ये इनका डिफिनीशन है, क्रोमोसोम आर थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट अपीयर इन न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके, अब हमने इस छोटे छोटे टॉपिक को वन बाय वन देखना है। पहले हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम के बारे में, कि क्रोमोसोम को डिस्कवर किसने किया था। डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को किसने डिस्कवर किया था। तो डिस्कवरी में 3 साइंसदानों का नाम बिल्कुल टॉप पे आता है। एन में पहले कौन है, वेल्दर फ्लेमिंग। जो वेल्दर फ्लेमिंग क्या था, ये एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। ये वेल्दर फ्लेमिंग जो है ना, ये एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एम्ब्रियो के बारे में काफ़ी मालूमात रखता था, एम्ब्रियो की स्टडी करता कंप्लीट। और उसने क्या किया था, इस वेल्दर फ्लेमिंग ने फर्स्ट ऑब्जर्व्ड क्रोमोसोम इन 1882, यानी 1882 में 1882 में उसने पहली बार क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया था, देखा था, उनका मुशाहिदा किया था। किस तरह, when he was examining the rapidly dividing cell of salamander larva। सैलमेंडर क्या हम सब जानते हैं, क्या शॉर्टली कि क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है, जानवर कह दे, छोटा सा जानवर है सैलमेंडर। जब उस सैलमेंडर के लार्वा का स्टडी कर रहा था, एग्जामाइनिंग कर रहा था, इनका जब ये मुशाहिदा कर रहा था ये साइंसदान उसके लार्वा का, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही सैलमेंडर का जो लार्वा होता है, ये बढ़ोतरी से पहले इनके अंदर काफ़ी तेज़ी के साथ इनके सेल में डिवीजन होती रहती है। तो उस सैलमेंडर लार्वा के अंदर जब रैपिडली डिवीजन हो रही थी, उस दौरान उसने एग्जामाइन किया, ऑब्जर्व किया क्रोमोसोम को पहली बार वेल्दर फ्लेमिंग ने। कब, किस तारीख को, 1882 में, 1882 में। इसके बाद दूसरा साइंसदान क्या था, वेल्डियर ने क्या किया, वेल्डियर ने प्रपोज द टर्म क्रोमोसोम। इसके लिए जो नाम इस्तेमाल किया था, ये टर्म, ये क्रोमोसोम का जो टर्म है, ये वेल्डियर ने इस्तेमाल किया था, आप लोगों ने याद रखना है। प्रपोज द टर्म क्रोमोसोम का लफ्ज़ इसके लिए
एस वेल्डियर ने यूज़ किया था, एस एनन ने। तीसरा इसका आता है सटन। यह सटन कौन था? सटन आइडेंटिफाइड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम 1908 में, यानी 1908 में पहली बार क्रोमोसोम का जो फंक्शन है, फंक्शन उसको पहली बार इस साइंसदान ने सटन ने क्या किया था? आइडेंटिफाइड किया था कि क्रोमोसोम का फंक्शन ये है। नेम किसने दिया था? ये टर्म किसके लिए, जो नाम यूज़ किया था क्रोमोसोम वेल्डियर ने, पहली बार किसने देखा था? वेल्डर फ्लेमिंग ने। वेल्डर फ्लेमिंग ने एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, जर्मन से इनका ताल्लुक था, उन्हें 1882 में पहली बार क्रोमोसोम को देखा था। ये इनकी डिस्कवरी के बारे में कुछ अहम पॉइंट थे। अब क्या है, सिंस देयर डिस्कवरी क्रोमोसोम हैव बीन फाउंड इन द सेल ऑफ ऑल यूकेरियोट्स। इनकी डिस्कवरी से लेकर आज तक हम ये दावा करते हैं, हम अब पता चला कि क्रोमोसोम सारे यूकेरियोट्स सेल के अंदर पाया जाता है। जितने भी यूकेरियोट्स है, हम सब क्या है? यूकेरियोट्स है। तो सारे यूकेरियोट्स के सेल में क्या पाया जाता है, यानी क्रोमोसोम। हाउ एवर इन प्रोकैरियोटिक सेल, ताहम जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इट्स सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल इज आल्सो रेफर्ड एज ए क्रोमोसोम। अब ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी यूकेरियोटिक के हवाले अगर देखा जाए तो सारे के सारे यूकेरियोट्स के अंदर इनके जो सेल्स हैं उन सब में क्रोमोसोम पाया जाता है। ताहम जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यानी ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर, इनका ऑर्गेनेल्स के ऊपर डबल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं असल में, तो इनके अंदर जो सिंगल डीएनए पाया जाता है, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए मौजूद होता है, प्रोकैरियोट सेल के अंदर उनका सिंगल डीएनए ही क्रोमोसोम कंसीडर किया जाता है, रेफर किया जाता है। अच्छा जी, ये दो पॉइंट भी क्लियर हुए। ये डिस्कवरी था, इन तीनों साइंसदानों के नाम इसमें आते हैं। अब नेक्स्ट सबसे अहम चीज़ है, नेक्स्ट वो क्या है? वो है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम। अब ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान से देखना है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम में। अच्छा जी, यानी क्रोमोसोम का नंबर किस तरह है? तो आपने याद रखनी है कि द नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम वेरीज फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी, यानी ये स्पीशी टू स्पीशी ने चेंज होते रहते हैं। वेरीज मीन चेंजेस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंजेस फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी एंड यूजुअली इट इज़ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेनी स्पीशी। यानी ये हर जानदार में, हर स्पीशी में सेम नहीं होते, बल्कि ये स्पीशी टू स्पीशी मुख्तलिफ होते हैं, हर जानदार में मुख्तलिफ होते हैं। और ये अमूमन क्या होता है, बहुत सारे स्पीशी का, बहुत सारे जानदारों का एक करेक्टरिस्टिक फ़ीचर है, इनके बुनियादी खसूसियाती फ़ीचर है करेक्टरिस्टिक का। अब थोड़ा देखते हैं नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम को प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, फंजाई के अंदर, कि इसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद किस तरह है। अब अगर देखे जाए एनिमल्स के अंदर अगर देखे जाए क्रोमोसोम के नंबर को, तो बहुत सारे एनिमल्स है, हम लोग यहाँ पर सारे एनिमल नहीं लिख सकते वरना पूरा ये पेज भर जाएगा एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर भी। लेकिन मैंने सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बुक में दिए गए हैं, वही से मैंने उठाए है यहाँ पर। तो ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन हमेशा सबसे टॉप में आता है एनिमल्स में। तो ह्यूमन के अंदर हम जानते हैं कि 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं और 33 पेयर। जोड़े की अगर बात की जाए पेयर की, तो 23 पेयर होते हैं। ओवरऑल अगर नंबर की बात की जाए तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 46 होते हैं। माउस में 40 और 20 पेयर, और कैट के अंदर 38 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम एंड 19 पेयर होती है जोड़े क्रोमोसोम की। हनी बी जो होती है, जो मक्की, शहद की मक्की, उनमें 32 क्या होती है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, और 16 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। यानी आप लोग पेयर के हवाले से इनको काउंट कर सकते हैं और नंबर के हवाले से भी, नंबर के अकॉर्डिंग भी आप लोग इनको काउंट कर सकते हैं। जो फ्राक है, जिसको मेंढक कहते हैं, फ्राक, उसमें 26 यानी 26 क्रोमोसोम होते हैं नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, और इनके पेयर को कितने होते हैं? 13। मस्कीटो में यानी मच्छर में कितने? 6 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, 3 पेयर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं पेयर में से। डॉग में कितने होते हैं? डॉग जो कुत्ते होते हैं, इनमें 78 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं, और पेयर के हवाले से अगर देखा जाए तो 39 पेयर होती हैं। अब थोड़ा प्लांट की तरफ आते हैं, और भी बहुत सारे हैं, आप लोग खुद भी देख सकते हैं, बहुत सारे बुक्स में पढ़े हुए हैं। प्लांट्स में अगर पहले देखें पी प्लांट जो होता है, पी प्लांट बहुत फेमस प्लांट है। तो पी प्लांट में जो मटर का प्लांट होता है पी, उसमें 17 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं, 14, और पेयर कितने? 7 पेयर होते हैं, 7 जोड़े, और टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 14। शुगर कैन में जो गन्ना होता है, शुगर कैन, उसमें 80 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम इनके अंदर मौजूद होती है, 40 पेयर। जो फन है, फन जिसको शटली मकई भी कहते हैं, फन, उसमें 1000 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, कितने? 1000 नंबर ऑफ़ होते हैं, 1000, और कितने? 500 पेयर होते हैं पेयर के अगर देखा जाए। तो वीट के अंदर जो गंदम होता है उनमें 42 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं। ये तो प्लांट में थे। अब नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम अगर फंजाई के अंदर देखे जाए तो बहुत सारे फंजाई है, मैंने यहाँ पर सिर्फ बुक के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही उठाया है, पेनिसिलियम। जो पेनिसिलियम फंजाई है, इसमें 2 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होती है, यानी 1 पेयर। अब ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक होता है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, एक होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो आप लोगों ने इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो क्रोमोसोम नंबर है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम का नंबर 2 तरह से मेंशन किया जाता है, बल्कि 3 तरह से।
एक तरह से इस तरह लोग कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, जैसे कि अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम ह्यूमन के अंदर अगर मैं देखूँ तो 46 होते हैं। 46 टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि ह्यूमन के अंदर सेट ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, तो ह्यूमन के अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 2 सेट मौजूद होती है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। और कितने पेयर? 23 पेयर, 23 पेयर जुड़े होते हैं और 2 सेट होती है। इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 46 आ जाएंगे। एन में 2 सेट होते हैं, यानी पहला सेट जो 23 का, दूसरा सेट 23 का, ये मेल से, ये फीमेल से, ये ह्यूमन के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या कि एक न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर ओवरऑल कितने क्रोमोसोम मैंने रेड कलर से ड्रा किया है, 1 2 3 4 5, ये मुकम्मल मैंने 46 में कहता हूँ, ये 46 क्रोमोसोम है। अगर मैं इसकी सेट की बात करूँ तो ये दूसरा एक सेट है, ये वाला क्या है, ये अलग दूसरा सेट है। तो इनमें कितने सेट? फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट, ये 2 सेट मौजूद है। हर सेट में 23 पेयर मौजूद है। तो इसीलिए ह्यूमन के अंदर 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये तीनों बात आप लोगों ने समझना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो क्रोमोसोम होता है वो पॉलीप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, हेप्लॉइड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो पॉलीप्लॉइड है, नाम से पॉली मीन मैनी, यानी मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइड क्रोमोसोम। माने 2 से ज़्यादा, अगर 2 से ज़्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम किसी एनिमल में पाया जाए, किसी ऑर्गेनिज्म में, तो वो क्या कहलाएगा? पॉलीप्लॉइड कहलाएगा। पॉलीप्लॉइड ट्रिप्लॉइड भी हो सकता है, जिनमें 3 सेट आ जाता है, यानी 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम। पॉलीप्लॉइड में टेट्राप्लॉइड भी आता है, यानी इसमें क्या होता है, 4n मतलब 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम। पेंटाप्लॉइड भी हो सकता है, हेक्साप्लॉइड भी हो सकता है, जिसमें सेक्स, हेक्सा मीन सेक्स, पेंटा मीन 5, इसमें सेक्स सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। तो पॉलीप्लॉइड में 2 से लेकर आगे तक आप लोग जा सकते हैं, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्साप्लॉइड। अगला क्या है? डिप्लॉइड। मैंने यहाँ पर भी मैंने लिख सकता था, लेकिन मैंने अलग से लिखा क्योंकि इस पर आप लोगों को डिस्कशन करनी है, हेप्लॉइड डिप्लॉइड के ऊपर। डिप्लॉइड क्या होता है, इसका आप लोगों को थोड़ा समझना है। यहाँ पर 2 सेट मतलब व्हेन ए स्पीशी हैव 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पर 2 सेट आप लोगों ने याद रखना है। व्हेन ए स्पीशी हैव 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन देयर सोमेटिक सेल या बॉडी सेल, इट इज़ कॉल्ड डिप्लॉइड। डिप्लॉइड क्रोमोसोम वो होता है जब एक स्पीशी के सोमेटिक सेल में या इनके बॉडी सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम की 2 सेट मौजूद हो, तो हम लोग कहते हैं कि ये डिप्लॉइड सेल है क्रोमोसोम। नेक्स्ट होता है हेप्लॉइड। हेप्लॉइड का क्या मतलब होता है? हेप्लॉइड का मतलब होता है यानी हाफ आधा, यानी व्हेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम एग्जैक्टली हाफ। ये चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने डिफाइन करना है, फिर अब जाकर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। व्हेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम एग्जैक्टली हाफ देन द सोमेटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इट इज़ कॉल्ड हेप्लॉइड। यानी जो सोमेटिक ओवरऑल इनका जो नंबर होता है, जब उसी नंबर का एग्जैक्टली हाफ लीजिए, आधा, यानी उसके एग्जैक्टली सोमेटिक नंबर को अगर हम लोग आधा कर ले, तो एग्जैक्टली हाफ जो तादाद होगा उस क्रोमोसोम का, उसको हम लोग कहेंगे हेप्लॉइड। और ये भी आप लोग ने याद रखना है कि गीमीट्स एंड स्पोर आर यूजुअली हेप्लॉइड सेल। जो गीमीट्स होते हैं, जैसे कि इनमें स्पर्म और ऊआ आता है, स्पर्म ऊआ, ये ईगो हम लोग कह सकते हैं, फीमेल का होता है। और जो स्पोर हो, स्पोर आप लोगों ने देखे होंगे प्लांट में अक्सर होते हैं स्पोर, तो ये अमूमन क्या होता है, ये हेप्लॉइड सेल होते हैं। अब नेक्स्ट एक जुमला हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस सेंटेंस को देखकर। वहाँ पर लिखा गया है कि हेप्लॉइड सेल, हमारे बुक के अंदर, हेप्लॉइड सेल में बी मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्राइप्लॉइड एटसेट्रा। अब यहाँ पर जब ये सेंटेंस स्टूडेंट देखते हैं तो फ़ौरन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, या उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसका क्या मतलब है। वो तो ये पढ़ चुके होते हैं कि हेप्लॉइड नंबर तो हाफ नंबर होता है, तो वो किस तरह डिप्लॉइड हो सकता है, ट्रिप्लॉइड वो किस तरह हो सकता है। पहली बात वो मानते हैं, यानी मोनोप्लॉइड कहते हैं, ये तो ठीक है क्योंकि ये तो वैसे भी एन है, सिंगल एन है। लेकिन डिप्लॉइड किस तरह होगा, ट्रिप्लॉइड किस तरह होगा, ये चीज़ें स्टूडेंट के लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग होती है ये चीज़ें। तो इसलिए इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें भी क्लियर करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये बात, इन्हें हेप्लॉइड सेल मोनोप्लॉइड भी हो सकता है, आप लोगों ने मानना होगा। डिप्लॉइड भी हो सकता है, ट्रिप्लॉइड भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने माननी होगी। मैं अगर बात करूँ ह्यूमन की, तो ह्यूमन के अंदर हम सब जानते हैं कि 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होती है, 46। अच्छा जी, तो इसमें 46 में तो ये 2n होता है ना, ये डिप्लॉइड होता है क्योंकि n में 2 सेट मौजूद है, 2 सेट, इसलिए इनका जो सोमेट्रिक नंबर है, सोमेट्रिक नंबर वो डिप्लॉइड है। ह्यूमन का सोमेट्रिक नंबर देखा जाए, ये 46 ये डिप्लॉइड है, क्योंकि ये यानी इनका जो पेयर जो है 23, इनका जब इनको 2 मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या आता है 46, यानी ये डिप्लॉइड है, इन्हें 2 सेट इनके अंदर मौजूद है। जब मैं इनका एग्जैक्टली हाफ लूँगा, आधा, जब मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 2 पर डिवाइड कर लूँ तो ये 46 23 बन जाएगा, और ये 2 से n कट यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंगल n आ जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। जब ये आधा हो जाए तो ये आ जाएगा 23,
और यहाँ पर एन सिंगल आया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिर्फ 1 सेट बचा। तो ये क्या है, ये ह्यूमन का जो ओवरऑल क्रोमोसोम था, सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर, ये क्या है, हेप्लाइड बना। तो ये मैं इनको हेप्लाइड भी कह सकता हूँ, मोनोप्लाइड भी कह सकता हूँ। हेप्लाइड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आधा है, उनके एग्जैक्ट नंबर का बिल्कुल मैंने आधा लिया है, बिल्कुल हाफ। और मैं मोनोप्लाइड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, इनके अंदर सिर्फ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है, इसलिए मैं कहता हूँ मोनोप्लाइड। इसलिए मैंने यहाँ पर बताया कि हेप्लाइड मोनोप्लाइड भी हो सकता है, हेप्लाइड सेल में भी मोनोप्लाइड, ये चीज़ तो क्लियर हुआ। थोड़ा मैं ये ट्रिप्लाइड की तरफ बढ़ता हूँ, ये चीज़ स्टूडेंट नहीं मानते, तो मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए से इनको क्लियर करवाता हूँ। तो ये क्या है, फॉर एग्जांपल वीट जो गंदम है, वीट जो गंदम है, यहाँ पर हम सब जानते हैं कि इनका टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितना है, 42 उनका क्या है टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम। और ये हम जानते हैं कि इनमें सेक्स एन, यानी इनमें ये क्या होता है, हेक्साप्लाइड होता है, यानी इसमें 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उस 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं हेक्साप्लाइड। ये उनका ओवरऑल सोमेटिक नंबर है 42। जब मैं इसका हाफ लूँगा, हेप्लाइड से लूँगा, किस तरह बनेगा हेप्लाइड। हेप्लाइड में हम सब जानते हैं कि हाफ यानी आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम आता है। जो मैं 42 का, जो मैं इनको हाफ करूँगा, आधा करूँगा 42 को, जब मैं 2 पर डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 21, यानी ये कितना 21 आ जाएगा। और यहाँ पर ये 6 को भी जब मैं 2 पर डिवाइड करूँगा तो ये 6 3 दूने 2 3 6 यानी 3 आ जाएगा। तो इसीलिए ये क्या है, या पता चला ये उनका एग्जैक्ट नंबर था 42, 21 इसका क्या है, उनका हाफ नंबर है इस 42 का। तो मैं कह सकता हूँ इस नंबर को ओवरऑल कि ये हेप्लाइड भी है, ट्रिप्लाइड भी है। ट्रिप्लाइड इसलिए क्योंकि इसमें 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम अभी भी बचे हुए हैं। हेप्लाइड इसलिए क्योंकि इनका जो ओवरऑल क्रोमोसोम नंबर था वो हाफ हुआ, आधा हुआ। 42 का हाफ क्या होता है 21, तो इसलिए ये हेप्लाइड भी है, ट्रिप्लाइड भी है। जैसा कि न्यूक्लियस से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी 6 क्रोमोसोम, यहाँ पर भी 6 क्रोमोसोम, सॉरी यहाँ पर भी 7 क्रोमोसोम, यहाँ पर भी 7। तो कितने सेट है, 1 2 3 4 5 6, कितने सेट है, 6 सेट मौजूद है, 6। और हर सेट के अंदर कितने क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, 7 क्रोमोसोम। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा यानी 6n है, इनके सेट कितने हैं, 6 है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहा, n का किसको रिप्रेजेंट करता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल क्रोमोसोम का नंबर कितना रहा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 7 6 यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, 42 तो 42। इसके कमर कितने, वीट के अंदर, गंदम के अंदर 42 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। गंदम के अंदर अगर बात कीजिए सेट की, तो इसमें 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है, 1 2 3 4 5 6। इसलिए हम इनको कितना क्या हेक्साप्लाइड भी कह सकते हैं। जब मैं इसका हाफ लूँगा, हेप्लाइड सेल लूँगा, तो मैं इस क्रोमोसोम का आधा लूँगा, वो आ जाएगा 21। उसका सेट भी आधा हो जाएगा, वो भी आ जाएगा 3n, 6n से 3n आ जाएगा। तो इसको मैं ये हेप्लाइड सेल को मैं हेप्लाइड भी कहूँगा, ट्रिप्लाइड भी कहूँगा। तो बस इस डिस्कशन से ये बात वाज़ेह हो गई कि हेप्लाइड सेल में भी मोनोप्लाइड, डिप्लाइड एंड ट्रिप्लाइड। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा ये सारा डिस्कशन। अब क्या करते हैं, थोड़ा नेक्स्ट जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की तरफ, कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो बहुत सारी डिस्कशन बुक में दी गई है, मैंने डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश की है ताकि आपको प्रैक्टिकली डायग्रामेटिकली आपको इनका स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। तो आसान सा स्ट्रक्चर है, ये क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के ये जो होते हैं आर्म होते हैं, आर्म, ये क्रोमोसोम के ऊपर जो पोर्शन मैंने ब्लैक कलर से ड्रा किया हुआ है, इनका जो लास्ट एंड होता है, यहाँ पर लास्ट एंड, इसको हम लोग कहते हैं टेलोमियर। टेलोमियर का काम क्या है, ये क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम के साथ सेपरेट करता है, उसको अटैच होने से बचाता है। इनके सेंटर में यहाँ पर क्या मौजूद होता है, ये सेंटर ये होता है सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर कहलाता है। इसको हम एक दूसरा नाम भी कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का नाम भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम लोग सेंट्रोमियर भी कहते हैं। ये दोनों ये और ये क्या है, ये कहलाते हैं क्रोमाटिड्स। क्रोमाटिड में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पड़े हुए होते हैं, मैंने इनके अंदर ये डीएनए ड्रा किया हुआ है। ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ये ओवरऑल क्या है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का ये सेंट्रोमियर है, ये इनके क्या है, सारे क्रोमाटिड है, क्रोमाटिड्स इनके अंदर डीएनए होता है, ये इनका टेलोमियर है। अब क्या है, क्रोमोसोम ज़्यादातर लोग इनको 2 क्रोमोसोम मानते हैं। देखो ये बात कि जिस क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर एक होगा वो क्रोमोसोम एक ही कंसीडर किया जाएगा। ये भी 1 क्रोमोसोम है, ये भी 1 क्रोमोसोम है, हालांकि इनका क्रोमाटिड 1 है, लेकिन हमने इसकी तरफ नहीं देखना है, हमें इनके सेंट्रोमियर की तरफ देखना है। यहाँ पर सेंट्रोमियर 1 है तो ये 1 क्रोमोसोम है, ये भी 1 क्रोमोसोम है। बाज़ औक़ात क्या होता है, ये मैंने क्या है, ये इनके अंदर सेंट्रोमियर है जिसको मैं नाम दिया था प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। बाज़ क्रोमोसोम में क्या होता है, एक अनदर पॉइंट ऑफ यूनियन होता है, एक दूसरा यूनियन का अनदर पॉइंट ऑफ यूनियन पाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन।
सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम लोग न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज़र भी कहते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्चर इज़ अनदर पॉइंट ऑफ यूनियन, ये वही पॉइंट होता है जहाँ पर ये दोनों यूनियन इकट्ठे हो जाते हैं, इनके मज़ीद यहाँ पर इनके सर पर ये चीज़ इकट्ठी हो जाती है, बिल्कुल इनके एंड पर। तो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज़र। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज़र इसलिए कहते हैं बिकॉज इट गिव राइज टू न्यूक्लाई ड्यूरिंग इंटरफेस के दौरान जब सेल की डिवीजन होती है तो इंटरफेस के दौरान ये जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज़र होता है ये न्यूक्लाई में चेंज हो जाता है। न्यूक्लियोलाई जो न्यूक्लियोलाई होते हैं, जो न्यूक्लियस में पड़े हुए होते हैं, ये क्या होता है, इसमें चेंज हो जाता है। तो आप लोगों ने इसी याद रखना है, इसको होता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज़र इसलिए कहते हैं। ओके जी। अब ऐसा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मौजूद है इस तरह का, इसको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट। इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, मौजूद होता है, इसको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट। ये सैटेलाइट क्या होता है, ये एक नाब लाइक स्ट्रक्चर होता है एट द एंड ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बिल्कुल एंड पर, अख्ताम पर एक नाब लाइक जैसे बटन की तरह, एक नॉब की तरह एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट के अंदर यहाँ पर डीएनए मौजूद होता है जिसको हम लोग कहते हैं जंक डीएनए। यहाँ पर डीएनए पाया जाता है यहाँ पर सैटेलाइट के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं जंक डीएनए। जंक डीएनए यूजलेस डीएनए होती है, इसका कोई काम नहीं होता, यानी ये सैटेलाइट एंड पोजेस जंक डीएनए। ये डीएनए क्या होता है, यूजलेस डीएनए होती है, यूजलेस डीएनए। तो ओवरऑल इनके पार्ट्स की अगर बात की जाए तो हम लोग ने कौन कौन से पार्ट्स पढ़े क्रोमोसोम के? पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम में हम लोग ने पढ़ा टेलोमियर, सेंट्रोमियर, क्रोमाटिड्स, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड सैटेलाइट बॉडी। ये सारी चीज़ें हम लोग ने, ये सारे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के हवाले से थे। तो अब क्या है, नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे इनके शेप के बारे में। तो आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।